ओके, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आज का स्पेशल जय भवानी, जय शिवाजी। तो सभी को स्वागत है आज के जो मोस्ट प्रोबेबली अपना लास्ट सेशन है। अगर जरूरत पड़ी तो कल भी एक सेशन ले सकते हैं अगर आपको लगा तो इट इज पॉसिबल। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज we consider as the last session of this season। और आज का अपना विषय है नॉवेल्स। तो मैं मेरा मोबाइल साइलेंट कर रहा हूँ, मोबाइल मेरा से बता रहा हूँ मैं। ओके, नॉवेल्स अपना सेक्शन 3 जो 4 सेक्शन 4 जो आता है टेक्स्ट बुक में, उसमें यू हैव लिटरेरी जॉनर नॉवेल। और इसमें देर आर 3 novels that you have and a lesson based on the history of novel। तो उसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे जाएंगे फॉर 16 मार्क्स। पेज नंबर क्या है? सेक्शन 4 और उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम गर्दन ऐसा करके, आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें आप ओपन करो, कौन से नॉवेल से हमको क्या सीखना है ये हम अगर देखेंगे तो हमको काफी सारी चीजों की आइडिया आ जाएगी। अलग अलग बैठो ना। आप 4.1 जब देखेंगे तो 4 मार्क के लिए, हर चैप्टर 4 मार्क के लिए। चैप्टर 1 फॉर 4 मार्क्स, 2, 3, 4 सब 4-4 मार्क के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और हिस्ट्री ऑफ नॉवेल जो पहला है वो एक ही चैप्टर है जो आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा सता रहा होगा। ओके, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको समझना है देखो। उसमें लिखने की चीजें है, राइटिंग अ नोट ऑन कैरेक्टर, थीम, प्लॉट, लैंग्वेज, सेटिंग। नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। ओके, और आपको समझ अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनिंग, कनेक्टिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ये चीजें भी इसमें है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 4 के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हाफ मार्क के लिए एक पूछा जाए। ओके, तो एक ही चैप्टर है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे लेकिन इसमें एफर्ट्स ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताई गई है। तो दिस इज समथिंग दैट इज चैलेंजिंग टू यू, ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो 4.2 के ऊपर आप इंफॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। और इसके अंदर आपको पूछे जाएंगे एक्टिविटीज ऑन कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम, लैंग्वेज। और इसमें क्या स्किल्स हमको सीखने को मिलते हैं तो डीलिंग विद ट्रबल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपथी, ये सब चीज़ें इसमें
आएगी। उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज एन एडवेंचर नॉवेल, जिसमें कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम, ये तो कॉमन है हर चीज में यही आता है। और उसके अंदर टूरिंग द होल वर्ल्ड, मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये आइडियाज एक बार ध्यान में रखे ना, तो हमको उस हिसाब से नॉवेल समझना ईजी जाता है। देन द साइन ऑफ फोर में इट इज अ मिस्ट्री सस्पेंस नॉवेल। फिर से कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम, लैंग्वेज, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क के लिए। देन सॉल्विंग मिस्ट्री, हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन ब्रेवली एंड रैशनली। ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें डील करना है आप लोगों को। नाउ एक एक करके हम देखते हैं। जो सेक्शन इसमें का जो पहला चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर चैप्टर्स, ये आप लोग ध्यान में रखो। ओके, दिस इज हिस्ट्री ऑफ नॉलेज एंड आई नो दैट मेनी ऑफ यू लव हिस्ट्री secretly, though you don't speak it openly, लेकिन आपको पसंद हो या ना हो, या तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोर्ड वाले बोलेंगे तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, ऐसा तो बोर्ड वाले बोलेंगे नहीं वो बोलेंगे जो तुमको नहीं पसंद वो लेसन ज्यादा मार्क के लिए रखेंगे ना। तुमको अगर फिजिक्स नहीं पसंद तो हम फिजिक्स ज्यादा मार्क के लिए रखेंगे, ऐसा होता है। और बाकी कॉमर्स में वगैरह वही है। अब हम या तो जो चैप्टर को इम्पोर्टेंस है उसको हम ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर करते इसलिए ऐसा होता है, या बोर्ड वालों को मालूम है कि आपका कैपेसिटी चेक करने के लिए कौन से चैप्टर को वैल्यू देना चाहिए। इन एनी वे 10th में अपने हिस्ट्री छोड़ा, बोर्ड वाले बोलते कि नहीं, आपकी खुशी हमारे सर आंखों पर हिस्ट्री सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने हिस्ट्री रखी। और ये हिस्ट्री है नॉवेल की, और ये नॉवेल है इंग्लिश। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मराठी, हिंदी और एनी रीजनल नॉवेल्स, वी आर फुल्ली फोकस्ड ऑन इंग्लिश नॉवेल्स। ओके, अब व्हाट इज चैलेंजिंग इन दैट, इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है कि नॉवेल शुरुआत कैसे हुआ, नॉवेल का स्टार्ट कैसे हुआ, what is the background that is responsible for the development of novels. ओके, क्योंकि कोई भी नई चीज जब मार्केट में आती है तो उसको कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो उतना शेप लेता है। ओके, तो नॉवेल में भी ऐसा ही हमको देखने को मिलता है, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलेंट दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉवेल। ओके, अब इसके पीछे है रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, मेजर अगर कॉज देखेंगे कि नॉवेल डेवलप क्यों हुआ, तो उसके पीछे मेजर कॉज, वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड वॉर्स हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कॉलोनाइजेशन हुआ, जो पूरी दुनिया में कॉलोनीज बने, वो कॉलोनीज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। मतलब उसकी वजह से जितना अच्छा हुआ उतना बुरा भी हुआ। ओके, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन गए। इंडस्ट्रीज बन गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक मिडिल क्लास सोसाइटी बन गई, है ना। मतलब ऐसे लोग सोसाइटी में तैयार हो गए जिनको फिक्स्ड इनकम मिलना शुरू हो गया। अब उन लोगों को फिक्स्ड इनकम मिलना शुरू हो गया तो लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, राइट। स्टेबिलिटी आई तो काम 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 और काम की चिंता छोड़कर मिष्टी थोड़ा सा और भी सोचने लग गए। मतलब समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं इसके बारे में सोचने लग गए। दे आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट। और मशीन्स ज्यादा काम करने लग गए तो उनको फ्री टाइम ज्यादा मिलने लग गया। फ्री टाइम में वो डिस्कस करने लग गए, और डिस्कस करने के लिए फिर कॉमन टॉपिक्स मिलने लग गए। तो इसकी वजह से आजू बाजू में क्या हो रहा है इसका भी उनको एक समझ यहाँ पे आ गई। ओके, जैसे कुछ सालों पहले टीवी पे सीरियल जो चलते हैं ना, वो बच्चों के दिमाग पे बहुत हावी होते थे। तो बच्चों को पूछा कि आप टीवी का सीरियल क्यों देखते हैं, तो कुछ कुछ बच्चों का ये जवाब होता था कि हम सीरियल इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको फोमो था। हाँ, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब
हमारे फ्रेंड डिस्कस करते कि कल के सीरियल में क्या क्या हुआ, है ना, क्या क्या एक्शन हुए, फिर वो कैसा है, वो कैसा कैरेक्टर है, वैम्प कौन है, कैसा है। ये सब चीजें जब वो डिस्कस करते ना, तो हमको ऐसा लगता था कि अरे हम तो उस चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और उस चीज की वजह से हमने डिसाइड किया कि अभी हम भी देखते थे कि वी शुडंट बी मिस्ड आउट। तो वी स्टार्टेड वॉचिंग दैट। तो वैसे ही यहाँ पे भी होने लग गया, मशीन काम पे लगा दी, तो ये डिस्कस करने लगे वर्कर्स। तो डिस्कस करने में अलग अलग नॉवेल्स का वगैरह चर्चा आने लगी, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब ये जो मिडिल क्लास था, ये मिडिल क्लास लोगों का एक इश्यू ये था कि उस वक्त जो पढ़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए टीवी वगैरह तो नहीं था। दे हैड बुक्स टू रीड। और उस समय जो बुक्स चलते थे, देयर वर टू टाइप्स ऑफ लिटरेरी जॉनर विच वाज फेमस। उसमें से एक था ड्रामा। ड्रामा बहुत चलता था, क्योंकि बहुत साल पहले ड्रामा लिखना शुरू हो गया था। क्योंकि 16 17 सेंचुरी में शेक्सपियर ने काफी सारे ड्रामाज लिखे थे। ओके। उसके साथ साथ मैंने ना जोक करने लगा, कुछ बोला नहीं, तुम इधर आ जा, बोला इधर बैठ, फालतू में तुमने को 2 दिन का वही नाटक चल रहा है तुम्हारा। अरे पसंद नहीं है ना, सीधा बाहर जाने का। उपकार नहीं कर रहे यहाँ पे बैठ के मुझ पे, दलिंदर कहेंगे। फिर से चांस दे रहा, जाना है तो बाहर जा सकता, दरवाजा खुला है, तो चुपचाप बैठ फिर। दांत नहीं निकालने का बिना रीजन के, कोई जोक नहीं किया। तो आ, यहाँ पर कहाँ पे थे हम? हाँ, ड्रामा थे। ओके। ड्रामा बहुत फेमस था। उसके बाद पोएट्री बहुत फेमस था। ओके। और ये दोनों चीजें, उसमें क्या था, उसमें रॉयल सोसाइटी के बारे में बोला गया था। मेजर दो चीजें डील होती थी। और उसमें से पहली चीज जो थी वो थी, देवर रोमांटिक, है ना। रोमांटिक मतलब जिसके अंदर फैंसी चीजें थी, फैंटास्टिक स्टोरीज थे, रोमांटिक स्टोरीज थे। अब ये जो रॉयल फैमिलीज हुआ करते थे ना, ये रॉयल फैमिलीज को कुछ काम धंधे थे नहीं। जैसे टीवी सीरियल में बड़े बड़े फैमिलीज देखते हैं, आज इसका करोड़ का बिजनेस हो गया, बिजनेस क्या है आखिर तक मालूम नहीं पड़ता हमको, लेकिन करोड़ों की बातें पक्का करते हैं। तो काम धंधे तो है नहीं। तो यही फिर उसकी चौथी बीवी, उसका पांचवा हस्बैंड, यही काम उनका चलता रहता। ओके। तो वही चीजें वहां पे भी चलती थी। अलग अलग राज्य के झगड़े, क्योंकि इसका राजकुमार उसकी राजकुमारी से प्यार करता है, और इनका काम खत्म हो गया, रोजी रोटी तो चिंता है नहीं, तो फिर वो इस पे हमला करो, उस पे हमला करो, फिर ये एडवेंचर स्टोरीज, ये सब होता था। और मिडिल क्लास लोगों को ये सब लगता था कि बकवास है। हाँ। तो दे नेवर लाइक दिस थिंग। और पोएट्री अगर देखेंगे तो पोएट्री में भी वही सब चीजें थी, नेचर का डिस्क्रिप्शन, ये वो सब 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 चीजें। तो उनको ऐसे लगा कि इसमें तो हमारी बात ही नहीं हो रही। तो उनको खुश करने के लिए एक तरह का लिटरेचर सामने आया, दैट इज नॉवेल। तो दो चीजें उस वक्त ज्यादा चली थी, एक था नॉवेल और दूसरा था पीरियोडिकल एसेज। ओके। तो ये दो चीजें जब इमर्ज हो गई, तो इनको लगा कि हाँ ये हमारी बात कर रहे हैं, ये रोज जो हम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उनको ये अच्छा लगा, दे स्टार्टेड रीडिंग इट। ओके। और धीरे धीरे ये मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। ओके। और लोग ज्यादा से ज्यादा लिखने लग गए। तो शुरुआत मतलब जैसे पल्प मैगजीन से हो गई, मतलब चीप पेपर पे जो पब्लिश होता था, पल्प मैगजीन हो गए। फिर उसके बाद धीरे 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 वो उसका लेवल बढ़ता चला गया और अच्छा नॉवेल लिखना शुरू हो गया। एंड यहाँ इस तरह से ये नॉवेल का डेवलपमेंट हो गया। तो देर आर दिस थिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके। तो ये हिस्ट्री है शॉर्ट में नॉवेल की। अब दुनिया का सबसे पहला, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो यू शुड नो कि दुनिया का सबसे पहला नॉवेल कौन सा है। हाँ, इट इज टेल ऑफ जेनजी, विच इज रिटन बाय मोरासाकी शिकिबू। और 10-10 में लिखा गया था, याद रखो डेटा। एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आया, यहाँ पे, हाँ, नॉवेल कहाँ से आया ये बताया गया है। कहाँ पे गया है? हाँ, ये इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम इटालियन नॉवेला, जिसका मीनिंग होता है न्यू। इसके अंदर ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे देखो,
18th century has gifted English literature two entirely new forms without any traces in ancient history. One of them was periodical essay, second is novel. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था मैंने, काफी सारे लोगों का आंसर गलत आया। फिर यहां पर एक और चीज आई, जो अभी इन्होंने ऐसा बोला कि नॉवेल को बहुत कम 201 साल की हिस्ट्री है, लेकिन ये भी बोला कि उसका बैकग्राउंड अगर खोदते जाएंगे तो 2000 साल पहले इसका स्टार्टिंग हुआ है, 2000 ईयर्स बैक स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो नॉवेल के बारे में बोला है दैट इज ग्रीक रोमांसिस। ग्रीक रोमांसिस नॉवेल नहीं थे, इट इज लाइक ग्रीक रोमांसिस मतलब जैसे हमारे पूर्वज बंदर है, तो नॉवेल के पूर्वज ग्रीक रोमांसिस, क्योंकि इसी को लेकर आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन होके नॉवेल बना। तो अगर नए फॉर्म में नॉवेल अगर कोई हमको देखने को मिलता है तो पहला नॉवेल मुरासाकी शिकिबू का टेल ऑफ जेनजी एक देखने को मिलता है। ये दुनिया का पहला नॉवेल इसको बोला जाता है। ओके, फिर यूरोप का पहला नॉवेल कौन सा है? डॉन किवोटे बाय मिगुएल डी सर्वेंटेस, और ये लिखा गया था 1605 टू 1615 और 2 पार्ट्स में इसको पब्लिश किया गया था। अब इसमें जो भी बाकी रहता है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसके अंदर के मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन ये सब जो मैंने आपको स्टोरी बोली वही सब इसके अंदर आया है। और यहाँ पर फिर अलग अलग सेंचुरी, 17th सेंचुरी में कौन कौन था? जॉन बनियन जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था, और एफ्रा बेन ने लिखा था ओरोनोको, ये नॉवेल्स है। फिर उसके बाद इस 17th सेंचुरी के है। उसके बाद 18th सेंचुरी में डैनियल डीफो, जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल रिचर्डसन, ये लोग आए, इन्होंने नॉवेल्स अलग अलग लिखे थे। देन हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट, ये लोग 18th सेंचुरी के हैं। ये 18th सेंचुरी के हैं एक्चुअली। ये 17th सेंचुरी के, दैट इज जॉन बनियन, एफ्रा बेन 17th सेंचुरी, देन डैनियल डीफो, जोनाथन स्विफ्ट, दे आर 17th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट, ये है। और उसके आगे 19th सेंचुरी में आपको मिलेंगे चार्ल्स डिकिंस, वॉल्टर स्कॉट, नेथनियल हैथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस एंड एच जी वेल्स, ये लोग हैं। फिर 20th सेंचुरी में जो जो लोग आए उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है। इमाइग्रेंट ऑथर्स के भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसके ऊपर कोई खुद के हाथ से लिखकर कुछ बनाते हैं तो ये ज्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। तो इमाइग्रेंट ऑथर्स उसके अंदर है सलमान रश्दी, वी एस नायफॉल, काजू इशुगुरा, ये लोग हैं जो जिन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। अगेन अलग अलग टाइप के नॉवेल्स है, तो उसके अंदर एवेलिना, नॉवेल ऑफ मैनर्स बाय फ्रांसिस बर्नी, ये नाम भी याद रखना है आपको। ओके, तो मेजर चीज यही आएगी, जितना आप लिख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। ओके, देन ये भी नाम, मेरी शेली, जेन ऑस्टिन, यू नीड टू रिमेम्बर। इसको याद रखने का तरीका ऐसा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके, याद रखने का तरीका ऐसा है कि आप इवन अगर ऑनलाइन वो नाम टाइप करके सर्च करेंगे, उनका पिक्चर फोटो वगैरह दिमाग में रखेंगे ना, और साथ में फिर नॉवेल वगैरह क्या क्या लिखे उन्होंने वो पढ़ेंगे, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको याद रहेगा। इफ यू वांट टू रिमेम्बर दिस थिंग्स, तो आपको थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड इसके ऊपर करना पड़ेगा। इंडियन नॉवेलिस्ट में सबसे पहला इंडियन नॉवेल है, हाँ, राजमोहन स्वाई व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद इंडियन ट्रायो का नाम एक याद रखो, बुलकर राजानंद, आर के नारायण एंड, हाँ, राजा राव। इसमें से एक पर्सन का लेसन हमको है आर के नारायण का, कौन सा? द एस्ट्रोलॉजर्स डे। ओके, उसके बाद काफी सारे इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, उनकी भी लिस्ट आप बना सकते हैं। अब नॉवेला क्या होता है ये इधर बताया गया है। नॉवेला इज अ वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इटालियन वर्ड नॉवेले, is a type of prose fiction which is shorter than full length novel and longer than short stories.
तो ये मिडिल साइज्ड स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरीज हम देखेंगे तो एक कुछ 15 से 20 पेजेस में होते हैं शॉर्ट स्टोरीज। आप बोलेंगे नहीं सर, एक पेज में भी होते हैं। वो बोध कथाएं होती है बच्चों के लिए। ओके, शॉर्ट स्टोरीज मतलब 15 से 20 पेजेस इस रेंज में होती है। और बड़ा नॉवेल अगर देखेंगे तो 500 600 1000 पेजेस में भी होता है। इसमें जो बीच में आता है वो नॉवेला। ओके, शॉर्ट स्टोरी से लंबा और लॉन्ग स्टोरी से छोटा, ये नॉवेला होता है। और कुछ नॉवेला जो फेमस है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, टर्न ऑफ द स्क्रू, मतलब हेनरी का स्क्रू याद रखना। और क्या देखा था हमने, जोसेफ का हार्ट ना, जोसेफ का हार्ट, डार्क हार्ट। ओके, तो ऐसे कुछ कुछ ना कुछ तो आप लोगों को निमोनिक्स करके याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद बिली बर्ड, ऐसा कुछ तो किया था हमने मेलविले का, किए थे बोले है ना। ओके, तो याद रखो इनको। डेथ इन वेनिस, थॉमस मान, सीज द डे, सॉल्बेलो, पर्ल, जॉन पर्ल। जो चीज याद नहीं रहती, जैसे मैंने आपको बोला था, जो चीज याद नहीं रहती ना, बार 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 आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। जैसे किसी एक फ्रेंड का नाम, जो एकदम पुराने जमाने का फ्रेंड है, उसका नाम याद रखे ना, नाम बोले, तो नाम लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारे आंखों के सामने उसका सरनेम भी ऑटोमेटिक याद आता है, क्योंकि वो एसोसिएशन होता है उस नाम का उस सरनेम के साथ। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को जितना ज्यादा अपने टंग को आदत लगाएंगे उतना याद रहेगा। तो एक साथ अगर पढ़ेंगे ये पर्ल, पर्ल जॉन स्टीनबैक, पर्ल जॉन स्टीनबैक, ये बार बार बोलेंगे तो यू विल रिमेंबर दैट। ओके, हाँ, एलिमेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं कि उन्होंने 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर, थीम के ऊपर वगैरह पूछा है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसके ऊपर आते हैं। तो नॉवेल के एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से एलिमेंट का क्या असर होता है। पिछली बार मेरे ख्याल से मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा था कि थीम में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, मतलब सेटिंग क्या होता है ना, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है। ये सब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं मैच द कॉलम के लिए वगैरह। तो याद रखना, थीम ये नॉवेल का सेंट्रल आइडिया होता है, जो आप लोगों को याद रखना है, जिसके आसपास पूरा नॉवेल घूमता है। प्लॉट मतलब स्टोरी लाइन, वो पूरी स्टोरी जहाँ पे चलती है, कोर्स ऑफ इवेंट्स मतलब स्टोरी जहाँ पे चलती है, उसको प्लॉट ये बोलते हैं। फिर अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, सिंगल प्लॉट, मल्टीपल प्लॉट्स भी रहते हैं। कैरेक्टर मतलब उस कहानी के अंदर जो रोल रहते हैं, जो पर्सन पीपल रहते हैं, दे आर द कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर के बिहेवियर के ऊपर स्टोरी डिपेंड करता है। कौन सा कैरेक्टर कैसा बिहेव करेगा उसका असर स्टोरी पे पड़ता है। ओके, देन कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, सेटिंग, सेटिंग इज द बैकग्राउंड। ओके, बहुत सारी चीज सेटिंग में आती है, उसके अंदर से प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट, वेदर। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है पूछा हुआ, दैट इज प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। सेटिंग का असर प्लॉट और कैरेक्टर पे होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम आज जिस तरह की सोच रखते हैं, वो सोच हम 300 साल पहले अगर पैदा होते, एक आध बार हुए भी होंगे, तो उस समय हमारी सोच वैसी नहीं थी, क्योंकि टाइम अलग अलग है, लोगों की सोच अलग अलग है। ओके, 1848 में तो गर्ल्स की पहली स्कूल बनी, तो 300 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त सब अलग था। ओके, तो क्लाइमेट का असर भी पड़ता है, पहराव के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर, स्टोरी के ऊपर। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स, जो एक प्रोटैगनिस्ट होता है और दूसरा एंटागोनिस्ट होता है, दोनों के बीच में एक स्ट्रगल को कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट 2 टाइप की होती है, मेरे ख्याल से आगे दिया है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, ऐसा दिया गया है। ओके,
लैंग्वेज स्टाइल, जो ऑथर ने टेक्निक यूज की है, इट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज एंड स्टाइल। लिंग्विस्टिक डिवाइसेस यूज कर सकता है उसको बताने के लिए। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में अलग अलग टाइप के नॉवेल है। ये नॉवेल आप याद रखो, नॉवेल के टाइप्स याद रखो, कौन से नॉवेल में क्या क्या होता है याद रखो। रियलिस्टिक नॉवेल मतलब ये भी फिक्शन ही होता है, ये भी इमेजिनरी स्टोरी रहती है, ऐसे नहीं कि रियल स्टोरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है इट कैन बी बेस्ड ऑन सम रियल इवेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली नॉवेल रहता है, फिक्शन रहता है, इमेजिनरी रहता है, बट उसको रियलिटी का टच रहता है। ओके, उसमें सुपर हीरोज नहीं रहते। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज रियलिस्टिक नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल मतलब, अभी ये वर्ड का मीनिंग भी याद रखो, पिकारेस्क इज टेकन फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारोच मींस रोग। अब ये जो है ना, वी कॉल देम ग्रे कैरेक्टर्स। ओके, दो कैरेक्टर होते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। पुराने जमाने में एकदम क्लियर था, जो हीरो होता था व्हाइट, सब अच्छा, मतलब ऐसे गोली मारते भी लगता था, तो वो हीरो होता था वैसा। कोई कोई कभी कोई गलत काम करता नहीं था। और एक विलन होता था, उसमें कुछ भी अच्छा होता नहीं था, उसके अपियरेंस से लेकर, उसके बातों से लेकर, उसके रहन सहन से लेकर कुछ भी अच्छा नहीं होता था, पूरा ब्लैक कैरेक्टर। ओके, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये कैरेक्टर्स थोड़ा सा मिक्स होने लग गए, कौन सा हीरो कौन सा विलन समझ में नहीं आता। अब आप अगर देखेंगे पुष्पा में हीरो कौन है? और पुष्पा हीरो है? पुष्पा खुद भी तो गलत काम करता है, इसलिए वो रोग है, वो ग्रे कैरेक्टर है। पुलिस ऑफिसर को जो मारे, वो हीरो कैसे हो सकता है ना? तो एक अब बोलेंगे पुलिस ऑफिसर भी वैसा ही था, लेकिन पुलिस ऑफिसर था, वो भी ग्रे कैरेक्टर है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो आजकल क्या आप कितने सारे मूवीज देखेंगे, सब में वैसा ही है। केजीएफ, उसमें वैसा ही। तो ये जो कैरेक्टर है दे आर ग्रे कैरेक्टर्स, मतलब उसमें दोनों शेड्स हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे कैरेक्टर की कहानी का मतलब होता है पिकारेस्क नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल इजी है। इपिस्टलरी, हिस्टोरिकल तो आपको नाम से मालूम पड़ेगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड होता है। इपिस्टलरी नॉवेल, ये वर्ड आया एपिस्टोला, जिसका मतलब होता है लेटर। पूरा नॉवेल लेटरेटरी में आगे बढ़ता है, उसका लेटर इधर या इसका लेटर उधर गया, द होल कम्युनिकेशन गोज ऑन। डायरी एंट्री भी होती है उसके अंदर, याद रखो। ओके, जिसके अंदर डायरी एंट्रीज भी, डायरी का भी इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ओके, तो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, डायरी ऑफ लिटिल गर्ल एन फ्रैंक, ये भी है, वो इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। गॉथिक नॉवेल, जिसमें टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ, डिके, ये सब होता है। ओके, गॉथिक इसको बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफी, राइटर की लाइफ के इवेंट्स के ऊपर होते हैं, और कुछ 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 के अंदर कैरेक्टर्स इवेंट्स चेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एलिगोरिकल नॉवेल मतलब विच हैज मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग्स, जिसमें मैसेज रहता है एक्चुअली। एलिगरी मतलब एक लेवल पे कुछ और मीनिंग होता है, थोड़ा सा डीपर जाएंगे तो कुछ और मीनिंग उसके अंदर से निकलता है, इट इज कॉल्ड एज एलिगरिकल नॉवेल। उसके बाद वी हैव यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल। ये नॉवेल में यूटोपिया, साइंटिफिक नॉवेल्स वगैरह ज्यादातर इसके अंदर आते हैं। ओके, इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी पोजेसिंग आइडियल क्वालिटीज। यूटोपिया इज अ सोसाइटी जो एक आइलैंड पे बनाई गई थी, ऐसे कहते हैं, जिसमें सब परफेक्ट रहेगा, कुछ गलत नहीं होगा। ओके, तो ऐसे आइडियल सोसाइटी की कल्पना जिसके अंदर होती है, जैसे साइंटिफिक नॉलेज नॉवेल्स वगैरह, उसके अंदर आइडियल सोसाइटी की कल्पना की जाती है, वो उसके अंदर आएगा। साइकोलॉजिकल नॉवेल, ये जो मेन कैरेक्टर के अंदर झांक के जिसमें देखा जाता है, उसकी सोच, उसके विचारों के ऊपर ज्यादा फोकस इसके अंदर किया जाता है। ऐसे स्टोरीज के ऊपर मूवीज भी बनते हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते, जिसके अंदर
उनको एक्शन धमाका लगता है। ओके, मतलब ज्यादा स्पेक्युलेटिव नॉवेल अगर है, साइकोलॉजिकल नॉवेल अगर है, तो लोगों को उतने पसंद नहीं आते। और इसमें जैसे एक ड्रामा था हैमलेट, शेक्सपियर ने लिखा हुआ, तो उसके अंदर हैमलेट के दिमाग में क्या चल रहा है इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया था, तो इसी कैटेगरी में आएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, इट इज कॉइन्ड बाय, ये नाम याद रखना, विलियम जोन्स। ओके, सॉरी, जेम्स, विलियम जेम्स, इन हिज ट्रीटीज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें सबसे पहले ये वर्ड यूज किया हुआ था। ओके, और ये वर्ड बनाया था उसने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स ने, ये याद रखो। मतलब उन्होंने लिखा नहीं था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला नॉवेल, ये वर्ड बनाया था उसने। फ्लो ऑफ थॉट्स, ऐसा बोला गया, इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंसेस, इवेंट जैसे होते हैं वैसे इसमें आते हैं। बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल, बिल्डिंग रोमन्स ग्रोथ, मीन्स ये फिक्शनल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर। बच्चा बचपन से लेके आगे तक कैसे डेवलप हो गया, कैसे बिल्डिंग होता गया उसका, उसके ऊपर बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल आता है। uh, फिर उसके बाद पल्प मैगजीन के बारे में बोला है, साइंस फिक्शन और स्पेक्युलेटिव फिक्शन, मैंने ये सब जनरली उस कैटेगरी में आते हैं। मतलब यूटोपियन, क्योंकि आइडियल सोसाइटी की कल्पना उसके अंदर की जाती है। फ्रैंकेस्टीन याद रखो, बाय मेरी शेली, लाइक दिस। तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, कुछ तो होगा जो आपको एफर्ट्स करने के लिए लगाएगा, ऐसा नहीं कि सब इजी है। ओके, तो यही एक चैप्टर है जिसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, काम आसान हो जाएगा। अब अगली स्टोरी जो आती है, अगला नॉवेल जो आता है वो है टू सर्व विथ लव। ई आर ब्रेथवेट का है टू सर्व विथ लव, यूस्टिस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये, क्योंकि ब्रेथवेट के खुद के जीवन में जो जो घटना है उसके ऊपर आधारित ये कहानी है। ओके, और इसमें अब आगे के जो 3 लेसन है उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है। मतलब सबसे पहले आपको उसमें बताया गया है कि इस स्टोरी का थीम क्या है, मतलब पूरा नॉवल का थीम क्या है, तो आपको थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। दूसरा, आपको पूरा सिनॉप्सिस बताया जाता है। ओके, सिनॉप्सिस में पूरी स्टोरी लाइन बताई जाती है, पूरा प्लॉट, पूरी कहानी कैसी है उसके बारे में बताया जाता है। तीसरी चीज, आपको सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट बताया गया है। अब ये जो पूरा टू सर्व विथ लव ये नॉवेल है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स है। आपको स्टडी करने के लिए सारे के सारे चैप्टर्स नहीं रखे गए। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ही चैप्टर है आपको। ओके, बाकी जो नॉवेल्स है, किसमें 3, किसमें 4, कितने चैप्टर्स है, उतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए रखे हुए हैं, पूरा का पूरा नॉवेल नहीं रखा हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ओनली दैट पार्ट। ओके, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपको, कुछ कुछ लोग जैसे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं रहे, उसकी वजह से एक गड़बड़ होती है। वहां पे जब पूछा जाता है ना कि व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट का थीम लिखना है, नॉवेल का नहीं लिखना है। कुछ कुछ बार हम नॉवेल का थीम लिख देते हैं जिसका एक्सट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं आता है। तो एक्सट्रैक्ट का थीम क्या है ये सोच कर समझ कर आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। अब टू सर्व विथ लव, इसकी थीम क्या है, यू नो वेरी वेल, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एक थीम आता है इसके अंदर। ओके, मतलब पूरी नॉवेल की कहानी वही है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ई आर ब्रेथवेट जो है, पहले वो रॉयल एयरफोर्स में काम करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो बेकार हो जाता है वो, मतलब शॉर्ट में अगर स्टोरी देखा जाए,
तो वो बेकार हो जाता है। फिर अपने लिए वो जॉब ढूंढने लग जाता है, और जॉब अलग अलग जगह पे जाता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि उसको रिजेक्ट जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। और अपने आप को ब्लैक समझता है क्या? नहीं। उसको लगता है कि मैं तो ब्रिटिश हूँ, क्योंकि मैं ब्रिटिश गयाना में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज था। वहां पे अगर मैं पैदा हुआ तो मैं ब्रिटिश हो गया। लेकिन अंग्रेज लोग तो डिसीजन लेते हैं कलर, स्किन के कलर के ऊपर से, और उसके स्किन के कलर के ऊपर से वो उसको निग्रो मानते हैं, मतलब अपना नहीं मानते हैं, और इसके लिए उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो अलग अलग जगह पे जॉब देखने जाते हैं। कभी उनको इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पहले से जॉब भर चुका है, कभी कभी ये बोलते हैं कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस, ओके, या कल आओ परसों आओ, अलग अलग रीजन दे के टाला जाता है। और इसके बाद उनको समझ में आता है कि ही इज अवॉइडेड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कलर। अल्टीमेटली वो एक स्कूल में जाता है। स्कूल का नाम रहता है वेरी गुड ग्रीन स्लेट स्कूल। ग्रीन स्लेट स्कूल में उनको जॉब मिल जाता है। वो स्कूल बॉटम का स्कूल रहता, अलग अलग स्कूल के चलने में से निकाले हुए बच्चे यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। तो एक से एक कार्टून कार्य करते रहते हैं उसके अंदर, और इनको डायरेक्ट पढ़ाने को भेजा जाता है हाईएस्ट क्लास पे। तो शुरू शुरू में कोई भी टीचर पढ़ाना शुरू करता ना, एक आइडियल आदर्श शिक्षक बनने की कोशिश हर टीचर करता है, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा। लेकिन उनको बहुत बार जो सिस्टम है, वो सिस्टम बताती है बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं रहता। ऐसा होता है कभी कभी आजू बाजू के शिक्षक उनको इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि ऐसा आदर्श शिक्षक वगैरह कुछ नहीं रहता। और बहुत बार बच्चे बता देते हैं कि आप तो दिल से हमको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको भी तो पूछो हम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से फिर उनको यथार्थ की धरातल का एहसास हो जाता है, और उनको समझ में आता है कि ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं है। तो शुरू शुरू में वो गुस्सा करते हैं, पर वो गुस्सा करने के बाद उनको समझ में आता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे परेशान करते हैं, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी परेशान करती है उसको, तो परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो अब तरीके बदलते हैं, ओके। घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलता है, तो उंगली को सीधा कर लेते हैं। हाँ, मैंने जानबूझ के उल्टा बोला क्योंकि शुरू में उसने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश की थी, और बच्चों ने उंगली पकड़ ली तो निकल ही नहीं रही थी बाहर। तो उन्होंने बोला चलो सीधा रह के बात करते हैं। तो वो अच्छे से बच्चों से बात करके उनको सुधारने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे उसके अंदर कामयाबी उनको हासिल होती है। सब कुछ तो इसमें बताया नहीं गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो बताई गई वो ये है कि टॉकिंग टू देम रिस्पेक्टफुली, उनको एक्सकर्शन के लिए लेके जाना, विजिट्स के लिए लेके जाना, म्यूजियम लेके जाता है, ओके। ये सब चीजें वो जब करता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। साथ में लड़कियों को मिस बोल के बुलाना, टीचर्स को सर बोल के बुलाना, ऐसे रिस्पेक्टफुली जब बात करना शुरू हो जाता है, तो और साफ सफाई वगैरह ये सब भी चीजें कंपलसरी जब करता है, तो फिर बच्चे धीरे 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 उनकी बातें समझने लग जाते हैं। और ये सब जो होता है, ये सब का अल्टीमेट रिजल्ट उनको दिखता है हाफ ईयरली रिपोर्ट के दिन। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। दो लोग जो हाफ ईयरली रिपोर्ट को कंडक्ट करते हैं वो होते हैं डेनहेम, मिस जोसेफ, ओके। बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम प्लान करते हैं। बाकी सारे बच्चे भी थोड़ा 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 करके सब प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके क्लास के बच्चे किस तरह से सब प्रेजेंट करते हैं ये बताया गया है, ओके। तो उसके अंदर हर कोई उनका थीम यही बताते हैं कि अ, हम हमने इस साल क्या क्या, या ये हाफ ईयर में क्या क्या सीखा। और ये बताते हैं कि हमने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में सीखा। हम भले ही अलग अलग देश में पैदा हुए हैं, भले ही अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में पैदा हुए हैं, लेकिन कैसे हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है,
और कैसे हम एक दूसरे के भाव समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनकी सिस्टम समझते हैं, ये सब चीजें उन्होंने इसके अंदर बताई है। और जिसकी वजह से द होल थिंग बिकम्स अ सक्सेस। उसके अंदर खास करके एक पर्सन छा जाता है, वो कौन है? डेनिम नहीं, फर्नमन ना, जो साइंस का प्रेजेंट करता है। हाँ, सब सीरियस चलता रहता है तो वो स्केलेटन लेके आता है, एक कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ सब लोगों को उसकी वजह से मिल जाता है। तो वो स्केलेटन देख के सब लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो स्केलेटन के माध्यम से बच्चों को ये बताने में कामयाब हो जाता है कि अंदर से भले हम ऊपर से अपने जो अपीयरेंस वगैरह है वो अलग अलग है, लेकिन अंदर से हम सब एक ही है। अपना जो ब्लूप्रिंट है वो सब एक ही है, ये वो बता सकता है। डेनिम स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन रेज करता है। हाँ, पीटी, फिजिकल टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग उनकी कैसी रहती है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करता है। और फिर जो वहां पे तीन लोग स्टेज पे आते हैं, चिट्ठी के माध्यम से जो लेते हैं, उसमें से एक रहता है मिस्टर वेस्टन, दूसरी रहती मिस फिलिप्स, और तीसरी डेलीवंस, नहीं, डेलीवंस ही रहती है। हाँ, तो इसके अंदर से जो एकदम सिंपल दिखने वाली, सीधी सादी दिखने वाली मिस फिलिप्स जो है, शी टर्न्स आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वेल इन्फॉर्म्ड है, ऐसा मालूम पड़ता है। और डेनहम के टेढ़े मेढ़े सवाल को वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टर के जैसे खा जाती है, और डेनहम को चारों खाने चित कर देती है। ओके, तो उनके जवाब वगैरह काफी क्लेवर होते हैं। ऐसा ओवरऑल प्रेजेंटेशन वहां पे होता है, और अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाता है कि जो बच्चों ने साल भर में सीखा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था, काफी अच्छा था। हम थीम की बात कर रहे थे, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर थीम था। दूसरा थीम इसके अंदर जो है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की, क्योंकि सबसे पहले बच्चे इनको एक्सेप्ट नहीं करते, और ये बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। लेकिन धीरे 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 सबको समझ में आता है कि वी आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर फॉर अ सेम कॉज। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ई आर ब्रेथवेट को, लेसन में क्या नाम है उनका, रिकी ब्रेथवेट, तो रिकी ब्रेथवेट को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा ये भी बताया गया है। एक और थीम है प्रेजुडाइस। ओके, प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्व ग्रह दूषित, मतलब किसी को मिलने से पहले ही ओपिनियन बना लेना, उसे कहते हैं प्रेजुडाइस। उसके बारे में सुनी हुई बातों को लेकर पहले ओपिनियन बनाना, इट इज कॉल्ड एज प्रेजुडाइस। और यहाँ पे प्रेजुडाइस भी रहता है। ब्रेथवेट के मन में प्रेजुडाइस रहता है कि बच्चे मुझे अपना नहीं मानते, ये लोग अपना नहीं मानते। बच्चों के मन में ये प्रेजुडाइस रहता है कि ये अपना नहीं है। ओके, ये हमारा नहीं है, हम में से एक नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब वो साथ में रहते हैं तो प्रेजुडाइस खत्म होता है। व्हेन यू नो द पीपल पर्सनली इन रियलिटी, देन ऑल द prejudices either they are confirmed or disappear. ओके, तो यहाँ पर पूरी प्रेजुडाइस को लेकर बात की गई है। मेरे ख्याल से इतनी थीम है ना, तीन। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मेन थीम है इसका, दूसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा प्रेजुडाइस। ये तीन थीम के साथ विल से गुड बाय टू सर लव। आपको इसकी कहानी पता हो रही है, और आपको अगर कहानी अच्छे से पता है या नहीं ये जानना है ना, तो उसके लिए एक वेबसाइट आपको बताना है। लॉग इन करो, www डॉट आपका कोई भी फ्रेंड डॉट कॉम। एक दोस्त को लेके बैठो और उसको बोलो, रुक मैं तुझे टू सर विथ लव की कहानी बताता। दोनों का फायदा है, उसको भी कहानी सुन के समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा चेतन कि आपको आता है कि नहीं आता है। ओके, तो
और आप जहाँ पे अटकेंगे समझ लेना आपको कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, आपको ये सब कहानी बताने को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 मिनट में एवरीथिंग विल, वाटर वाटर मिल्क मिल्क, इंग्लिश का क्लास है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, राइट। अगर सामने वाले दोस्त को कहानी आती है तो फिर अलग तरीके से सुनेगा वो। अच्छा, बता भला। जिसको नहीं आता बोलेगा, ओह बताना यार। दोनों चीज में आपका फायदा है। ओके, जिसको मालूम है वो आपको करेक्ट करेगा, आपको याद रह जाएगी कहानी। तो सिंपल है, 5 5 मिनट में एक कहानी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहानी अगर प्रॉपर मालूम है आपको डिटेल्स के साथ, तो आप कोई भी आंसर अच्छे से डील कर सकते हैं, है ना। आगे की कहानी की तरफ जाते हैं हम। और लेसन के नीचे जो क्वेश्चंस है ना, वो भी एक बार आप पढ़ के देखो। इसके बाहर का 99% नहीं चाहेगा। वी नो बोर्ड वेरी वेल। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आ गए, तो ऐसा मान के चलो कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो गया। अगला है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, रिटन बाय जूल्स कैब्रियल वर्न, लिखा हुआ है, फ्रेंच है ये। और मेजर कैरेक्टर्स फिलिस फॉक, पासपोर्ट टू आवड़ा, डिटेक्टिव फिक्स, ये मेन कैरेक्टर्स है। हर एक कैरेक्टर का क्या रोल है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। ये कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने ज्यादा काम में नहीं आता है। और रिफॉर्म क्लब मेंबर्स ऐसा नाम दिया है, जबकि रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स कौन कौन है, उनके डायलॉग काफी सारे हैं, एक पूरा चैप्टर उसके ऊपर डील करता है। लेकिन ये पूरे कैरेक्टर्स जो है पूरे स्टोरी में है, हमको ज्यादा मिलते नहीं है। नॉवेल की थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम है इसके एडवेंचर। ओके, एडवेंचर में उसका ट्रैवलिंग कैसे हुआ, कैसे ही एनकाउंटर डिफरेंट चैलेंजेस, हाउ ही डील्ड विद चैलेंजेस, व्हाट ही लर्न फ्रॉम देम, ये भी इसके अंदर बताया गया है। दूसरा है टाइम, क्योंकि इट इज अगेन अ रेस अगेंस्ट टाइम। उसको अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज कंप्लीट करना है। सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड नहीं है, 80 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 80 दिन में जाके आना है। तो टाइम खतरनाक होता है, कभी कभी टाइम उसके फेवर में जाता है तो कभी कभी अगेंस्ट जाता है। कभी कभी कुछ कुछ चीजों की वजह, जैसे एक जगह पे जाके वो रुकता है, मेरे ख्याल से हांगकांग का कुछ तो ये सीन है, जहां पे शिप निकलने वाली रहती, निकलने का टाइम एक्चुअली 10 बजे का रहता, तो ये बोलते चलो तब तक घूम के आते। तो अचानक से 7 बजे शिप निकल जाती, उनकी शिप मिस हो जाती, और उस वक्त फिर पासपोर्ट तो शिप में रहता, फिक्स उसको कोई दवा देकर वहीं पे सुला देता। तो यहाँ पे टाइम उनके खिलाफ जाता है। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो लेट पहुंचते, लेकिन किसी न किसी कारणवश शिप भी लेट हो चुकी होती है। ओके, तो फिर वो ऐसा तोप वगैरह उनके बोट में तोप बजाकर सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं और रोक के उसमें जाते हैं। ओके, और जैसे फिक्स उनको रोक के रखता है तो टाइम अगेंस्ट जाता है, और वो एक दिन पहले पहुंचते तो टाइम उनके फेवर में जाता है। तो टाइम अपने कंट्रोल में नहीं है, ये बताया गया है। ओके, दूसरा है मेरे ख्याल से ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर भी है। नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ऐसा है, हाँ, सॉलिटरी लाइफ हिमसेल्फ ऑफ विथ केड, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस। उसको लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो पूरे सफर में जाता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप उसको मालूम पड़ती है। आवड़ा उसको जब मिलती है तो उसको समझ में आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव इन हिज लाइफ। और पासपोर्ट, पासपोर्ट के माध्यम से एक दोस्त की अहमियत क्या होती है मालूम पड़ता है। ओके, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा आपने, वेरी गुड। हाँ, तो उसमें
ये पासपोर्ट मतलब सर्किट का काम करता है। तो कैसे दोनों का रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट रहता है ये भी इधर बताया गया है। फिर वेरियस ऑब्स्टेकल चैलेंजेस, क्विक थिंकिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो इतना है। प्लॉट, हमको यहाँ पे लास्ट लास्ट के लेसन्स बताए गए हैं। प्लॉट में ऐसा है कि फिलियस फॉग जो अपनी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, अकेला रहना पसंद करता है। ओके, तो उसके साथ कोई रहा है वगैरह उसको पसंद नहीं आता है, अकेला एंजॉय करता है। और वो कौन से एरिया में रहता है? वेरी गुड, सेविल रो। सेविल रो में रहता है, और वहां से वो रेगुलर 11 बजे जाता है रिफॉर्म क्लब। ओके, वहां पे जाके पूरा दिन खाना पीना खेलना वगैरह सब करके वापस आता है। बिजनेस क्या पता नहीं, जैसे नॉर्मली हमको सीरियल में पता नहीं रहता। उसको मूवी में साइंटिस्ट बताया है, जो मूवी बने ना इसके ऊपर, तो साइंटिस्ट है, ऐसा इन्वेंशन करता है ऐसा बताया। तो एक दिन वहां के एक बैंक में चोरी होती, बैंक ऑफ इंग्लैंड में ना, चोरी हो जाती। चोरी होने के बाद वहां से चोर काफी सारे पैसे लेके भागता है, मेरे ख्याल से कुछ $60,000 कुछ तो लेके भागता है। नहीं, वो चोरी करने की बात कर रहा हूं मैं। चोरी तकरीबन £60,000 की कुछ तो चोरी वो करता है। इधर बताया नहीं गया है लेसन में, वो बुक में है। तो वो लेके भागता है। अब इसके ऊपर चर्चा चालू रहती, तो वो चर्चा ऐसी चलती है कि अब तो चोर बहुत आगे निकल गया होगा, अब चोर को पकड़ना मुश्किल है, कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, फिर अब तक कहाँ गया होगा, ऐसा कितना दूर गया होगा, ट्रैवलिंग के जो मीन से इतने ये हो गए तो अब तक इधर पहुंच गया होगा। तो ऐसे चर्चा करते करते कब तक कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, ये चर्चा करते करते चर्चा पहुंचती है कि इतने दिन में तो वहां पे गया होगा। अरे यहाँ पे क्या, इतने दिन में तो दुनिया घूम के आ सकता है आदमी। तो फॉग बोलता है दुनिया घूमने के लिए 80 डेज लगते, मुझे मालूम है 80 डेज में तो दुनिया घूम के आ सकते। तो सामने वाला तुरंत बोलता लगी शर्त, लगी शर्त। तो उनकी शर्त लगती £20,000 की। ओके, तकरीबन 20 लाख रुपए शर्त लगती। और वो निकलता बेचारा, जो पासपोर्ट रहता, पासपोर्ट को घूमने का शौक नहीं रहता। जो मालिक के पास पहले रहता ना, उसका एक ही काम रहता, घूमो 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 घूमो। बोलता है मुझे एक जगह पे रुकना है। और इसके लिए जैसे ही फिलियस फॉक का नौकर निकल जाता, पासपोर्ट उसके पास ज्वाइन कर लेता जॉब के लिए। ओके, अब जैसे ये ज्वाइन करता, 2-3 दिन के बाद तुरंत उसको लगता है कि अब आराम से रहूंगा यहाँ पे। 2-3 दिन के बाद तुरंत ही आता है, चलो बैग पैक करो दुनिया घूमने निकलना है। तो उसकी कुंडली में घूमने की शांति नहीं हुई रहती। तो वो फिर से, हाँ, घूमने के लिए निकल पड़ता। और ये सफर उनका अलग अलग जगह पे जाता है। जैसे वहां से निकल के ज्यादातर उनका एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया में आता है। ओके, तो इंडिया में जब वो आते हैं, तो एक जगह पर आउडा की शादी हुई रहती एक किंग से, एक ऐसा बुजुर्ग, एक्सपायरी डेट हो चुकी है जिसकी, ऐसे किंग के साथ हुई रहती। किंग गुजर जाता है, तो फिर आउडा को सजा धजा कर सती चढ़ाने के लिए ले जाते रहते हैं। अब पासपोर्ट को दया आती, बोलो ये नहीं, ऐसे नहीं मारना चाहिए, गलत बात है। तो पासपोर्ट आगे बढ़ के फिर उसको बचाता है। फिलियस फॉग भी बोलता चलो तुमने बचा तो हम भी बचाएंगे। वो बचाते हैं तो सारे गांव के लोग पीछे पड़ जाते हैं इनके, कि तुमने ऐसे कैसे किया। अंग्रेज भी ज्यादा मदद करने के फेवर में अनुज रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि हम तो इस देश को लूटने आए हुए हैं, हम पहले लूटेंगे। और यहाँ के देश, यहाँ के उनको मालूम रहता है कि इंडिया के लोगों की भावना बहुत रह रही थी, इनको कुछ भी करो चलता, लेकिन इनके भगवान को, इनके सिस्टम को अगर हमने कुछ बोला तो ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए यहाँ के सिस्टम के साथ तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, तुम रहो जैसे रहना है वैसे, हम तुमको लूटने का कार्यक्रम दिल खोल के करेंगे। तो इसीलिए जब वो सत्ती वाले को उठा के लेके आते हैं, उनको मालूम रहता है कि अंग्रेज हेल्प नहीं करेंगे। तो औड़ा को लेकर भाग निकलते वहां से।
फिर भी एक दो बार उनको ऐसी जगह पे मुकाबला होता ही है कि मुश्किल हो जाता है फेस करना। तो ऐसा इंडिया से निकल के हांगकांग जाते, औडा को हांगकांग छोड़ना रहता, लेकिन उनके रिश्तेदार वहां से भी गायब हो चुके होते, तो आखिर औडा इनके साथ ही आ जाती है। तो आखिर में ये सब आके पहुंचते हैं जिस दिन उनको आना चाहिए था, उसी दिन आके पहुंचते हैं लिवरपूल। लिवरपूल में आते हैं। अच्छा, फिक्स जो है ना, फिक्स को डाउट आता है कि ये जो चोरी की है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ये चोरी किसी ने की है, क्योंकि उसका लोगों ने देखा हुआ रहता है कि कैसा दिखता है, तो ऐसे ही दिखता है, एकदम सॉफिस्टिकेटेड चोर है, तो यही होगा। उसको इसके लिए भी डाउट आता, क्योंकि वो तुरंत दुनिया घूमने के लिए निकला है। इसके बाद पैसे कहाँ से आए इतने, पक्का ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के पैसे होंगे। तो उसके पीछे 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 पूरा घूमता है फिक्स। कभी फिक्स इनको मदद करता है, कभी ये फिक्स को मदद करते हैं। पासपोर्टों को मालूम पड़ता है कि फिक्स क्यों आया है, इसलिए झगड़ा भी होता है उसका फिक्स के साथ। लेकिन फिक्स ये बोलता है कि तुम्हारा मालिक अगर बेगुनाह है तो मैं भी बेगुनाह साबित करूंगा उसको। उसको थोड़ा सा घुमाता है वो। लेकिन जैसे लिवरपूल पहुंचते उसको अरेस्ट कर लेता है और जेल में बंद करके रखता है। बाद में उसको मालूम पड़ता है कि चोर पकड़ा गया है। हाँ, तो फिर वहां से ये फास्ट ट्रेन करके निकलते हैं, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंचते हैं इंग्लैंड। तो लंदन पहुंचते 5 मिनट लेट। तो अब हार गए शर्त, तो सीधा घर जाते हैं। घर में जाके अपने आप को बंद करके रखते हैं। फिर पासपोर्ट को ध्यान रखता है कि कहीं ये लटक वटक ना जाए, तो इसके लिए उसका हमेशा ध्यान रखता है। अगले दिन फिर ये दोनों मिलते हैं। उसके अंदर हावड़ा उसको बोलती फॉक को कि शादी बनाएगा। वो बोलता है हाँ, काय को नहीं बनाऊंगा। तो फिर पासपोर्ट को बोलते हैं जा पंडित को पूछ के आ जा, कल शादी हो सकती क्या। तुरंत चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, ये मालूम है आपको, वेरी गुड। तो फिर वो जाता है पंडित के पास। उसको टाइम लगता है, बैठ के वेट करता है, लेकिन पंडित बोलता है कि कल शादी नहीं हो सकती। क्यों, कल संडे, संडे को शादी नहीं करते। वो बोलते संडे थोड़ी ना है कल, संडे तो आज है, कल सोमवार है, आज रविवार है। पंडित बोलता नहीं, आज शनिवार है। तो फिर उसको समझ में आता है कैलेंडर वगैरह देख के कि आज शनिवार है। फिर दौड़ा दौड़ा भागा भागा सब वो आता है, फॉक का कॉलर पकड़ता है, उसको ले जाके कितना, 3 सेकंड की 5 सेकंड पहले, 57 सेकंड, 3 सेकंड पहले उसको जाके रिफॉर्म क्लब में पटक देता है। और वहां के लोग आपको मालूम में चर्चा करते रहते हैं, हाँ हाँ हो गया, अभी अभी क्या आएगा, अभी नहीं आएगा, नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। और बाहर भीड़ जमा हुई रहती। तो अल्टीमेटली इस तरह से वो शरत जीत लेता है। और उसके बाद औडा को पूछता है अभी भी शादी बनाएगी। तो औडा बोलती ये तो सवाल मैंने तुमको पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने जब तुमको हाँ बोला था तब तुम गरीब थे, अब अमीर हो गए हो। तो अभी भी क्या इस बेघर अबला नारी से शादी करने का तुम्हारा विचार है? वही पूछती हो। फिर शायद शादी बनाते हो। हाँ, इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। अब फिलियस फॉक का कैरेक्टर याद रखो, ऑडा का कैरेक्टर याद रखो, उसके बारे में कुछ पढ़ने को मिले तो पढ़ो। पासपोर्ट टू फिक्स, ये सब है। इनके कैरेक्टर्स अगर आप कहीं से पढ़ लेंगे ना, तो लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, किसका? कैरेक्टर किसका? साइटिंग रेफरेंस का मतलब होता है, साइट मतलब टू कोट। आपको रेफरेंस देना है, आपको बताना है कि अगर फिलियस फॉग ऐसा है तो उसके प्रूफ दो। आपको प्रूफ बताना है। फैन बंद करेंगे क्या प्लीज? तो आपको प्रूफ देना है क्यों वैसा क्यों है, राइट?
आई होप कि रिकॉर्डिंग चालू होंगी। एनीवे, तो जैसे फिलियस फॉग, आपको अगर ये बताना है कि प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकल है ये कहाँ कहाँ से हमको मालूम पड़ता है? मतलब फिलियस फॉग एक आध बार अगर प्रॉमिस करता है तो उसको निभाता था। जैसे औडा को वो बोलता है कि अपने पैसे उधर देता है, अपने सारा पैसा बोलता है तुम्हारे भविष्य के लिए हम लगा देंगे, तो प्रॉमिस मैंने किया तो निभाऊंगा पक्का, ये बोलता है। प्रैक्टिकल है मतलब इतना पासपोर्ट ने साथ दिया उसके बावजूद भी वो बोलता है कि तुम्हारे पैसे तो, गैस जो वेस्ट हो गया ना उसके लिए तुम्हारे पैसे कटे तो काटूंगा मैं। तो ऐसा एग्जांपल्स देना है आपको। जो जो आप क्लेम करेंगे उसका आप लोगों को प्रूफ प्रेजेंट करना है। ओके। अब आते हैं अगले स्टोरी की तरफ। द साइन ऑफ फोर। इसमें भी जो सारे कैरेक्टर्स है ना, सुनो ना, ये जो है ये पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक के पीछे के ही आते हैं। इसके लिए ये सब चीजें ध्यान से पढ़ के भर के लिख के जाएंगे तो आपको पक्का फायदा होगा। चौथी कहानी अपनी है द साइन ऑफ फोर, एंड दिस इज रिटन बाय सर आर्थर कनन डॉयल, और बहुत फेमस राइटर है। ये कौन सी नॉवेल की कैटेगरी में आएगा? मिस्ट्री नॉवेल को कौन सी कैटेगरी है? गॉथिक। नहीं, पेजेस पलटना एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं सोच रहा था कि सोच के जवाब दो, क्योंकि कैसे आप ऐसा खोदेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मुझे याद आया था ऐसा। ओके। एग्जाम में वो ऑप्शन नहीं है। तो ये स्टोरी में मेजर कैरेक्टर शर्लॉक होम्स, मेरी मॉर्स्टन, थेडेस शेल्टो, टॉबी। टॉबी का तो अपने यहाँ है ही नहीं रोल, अपनी कहानी में, अपने एक्सट्रैक्ट में नहीं है। जो एक्सट्रैक्ट हमको दिए उसके अंदर नहीं आता ना वो। नहीं, ना ही हमको टोंगा मिलता है। टोंगा नहीं मिलता हमको। हमको कहानी कितनी है मालूम है? वो घर पे जाते और बोलते वेलकम, खिदमतगार, उनको सीधा अंदर लेके आओ, इतना ही है। मतलब चैप्टर वन नहीं है अपने को, चैप्टर टू है। ओके। चैप्टर टू चैप्टर थ्री है ना। तो वो घर में जाता है वहीं तक एक्सट्रैक्ट है हमको, उसके आगे की तो कहानी हमको बताई गई है। तो इसमें से हमको एक्चुअली मेजर शॉल्टो भी नहीं मिलता। मेजर शॉल्टो मिलता है, मेरी बताती है, और वो मेरी है। मेरी, MERRY नहीं है, MARY है, ना ही वो मैरी है। ओके। मतलब वो MARY, मेरी मॉर्स्टन उनका नाम है। ओके। ये नाम कुछ कुछ लोगों ने डायरेक्ट उसको मैरी कर दिया, जैसे खुद वॉटसन बन गए। तो इतने कैरेक्टर्स है, इसमें से हमको एक, दो, तीन, चार, पांच, इतने कैरेक्टर मिलते हैं। ना टॉबी है ना टोंगा है। तो नॉवेल का थीम क्या है? हाँ, सबसे पहले तो है आगरा ट्रेजर, क्योंकि पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती रहती है अपनी। ओके। और आगरा ट्रेजर की खासियत यह है, जिसके हाँ, जिसके पास गया उसका बेड़ा गर्क।
जैसे पूरा इसका सफर अगर देखेंगे आगरा ट्रेजर का, वो एक राजा रहता, वो राजा अपने नौकर को देता है, जाओ तुम आगरा के किले में जो अंग्रेज है उनको दे दो। तो ये चार लोग उसको मार देते, जो लेके आता उसको मारते। अब आगरा ट्रेजर इनके कब्जे में आता, इनके कब्जे में आया, चारों के चारों अरेस्ट हो जाते। हाँ, फिर आगरा ट्रेजर वहीं पे छुपा रहता। फिर कहानी पहुंचती अंडमान में। अंडमान में जोनाथन स्मॉल, ये मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉर्स्टन दोनों को मिलता। फिर वो अंदाजा लेता कि ये दोनों हमारे काम में आ सकते हैं। फिर उनको बताता है आगरा ट्रेजर के बारे में। फिर मेजर शॉल्टो मौके का फायदा उठाकर आगरा ट्रेजर में जाके वहां का खजाना लेके वहीं से 9, 2, 11, 12 सब डायरेक्ट लंदन पहुंच जाता है। फिर ये परेशान होता है, कौन? हाँ, मॉर्स्टन परेशान हो जाता। मेजर शॉल्टो लेके जाता तो मॉर्स्टन परेशान हो जाता, वो भी निकलता, लंदन पहुंच जाता, और यहाँ पे आके उसकी डेथ हो जाती। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती उसकी। तो उसके बाद पीछे पीछे से ये आता। अच्छा, आगरा ट्रेजर अब किसके पास है? मेजर शॉल्टो के पास है। तो जब से उसके पास में आता परेशान हो जाता, डिस्टर्ब होने लग जाता है, मतलब ग्रम्पी बन जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाता है, लोगों से झगड़ा करने लग जाता है। ओके, अल्टीमेटली उसकी भी डेथ होती। आगरा ट्रेजर अब पहुंचता है उसके बेटे के पास, है ना, थैडियस शॉल्टो के पास। ओके, नहीं, बार्थोलोम्यू के पास, थैडियस के पास नहीं, बार्थोलोम्यू के पास। बार्थोलोम्यू के पास पहुंचता तो उसका मर्डर हो जाता। फिर वो पहुंचता टोंगा और जोनाथन स्मॉल के पास। फिर टोंगा मर जाता, जोनाथन स्मॉल अरेस्ट हो जाता। अब फिर पानी में गिर जाता। अब मछलियों का क्या हुआ बताया नहीं गया आगे, हमको इतना ही मालूम है कि इंसानों के साथ क्या होता है। ओके, तो ये आगरा ट्रेजर कितना आ, अपेशी है ये बताया गया है। मतलब जिसके पास भी हो जाता है वो मुश्किल में फंस जाता है, ये उसमें पूरी कहानी में बताया है। वही एक इधर है। आ, अब कहानी में शुरू शुरू का पार्ट है इस कहानी में, वो भी हम देखते हैं। जगह के नाम याद रखो, हाँ? क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, जिसमें कुछ लोगों ने बोला है कि यहाँ पे आगरा ट्रेजर छुपाया हुआ था। यहाँ पे चार लोगों ने कसम खाई थी। अंडमान निकोबार आइलैंड में कैप्टन मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो दोनों पोस्टेड थे, और वहां पर जोनाथन स्मॉल उनको मिलता है। ओके, और बेकर स्ट्रीट शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वहां पे रहते, 221B इस मकान में वहां पे रहते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन वहां पे रहते हैं। एक दिन मेरी मॉर्सन वहां पे आती है। ओके, मेरी मॉर्सन उनको अपनी पूरी कहानी बताती है कि क्या क्या हुआ। वो ये बताती है कि उनको शेरलॉक होम्स के बारे में कैसे मालूम पड़ा। उनकी मालकिन का क्या नाम रहता? फॉरेस्टर। बोलते कि उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, और वो बताती है अपने पिताजी के गायब होने की कहानी, कि कैसे पिताजी आए थे और मुझे मिलने को बुलाया था, और मैं जब मिलने गई होटल में, 10 साल पुरानी कहानी है ना, मैं जब मिलने गई होटल में उनको, तो वहां से वो गायब थे। मैंने इंतजार किया, हमने पुलिस में भी कंप्लेन किया, लेकिन तब से अभी तक नहीं मिले पिताजी की कोई कहानी भी, या कोई हमको स्टोरी, मतलब कोई उनका आता पता हमको नहीं पता चला। फिर मालूम पड़ता है, शेरलॉक होम कहते हैं कि ये तो अजीब स्टोरी है। बोलते ये तो कुछ भी नहीं है, अजीब तो कहानी है और तुमको बोलना है मुझे।
फिर वो बोलता है कि मुझे 6 साल पहले एक न्यूज़पेपर, 6 साल पहले ना, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आई जिसमें मेरी मॉस्टन नाम की महिला जो है वो अपना एड्रेस इधर डाल दे, उनका इससे फायदा होगा, ऐसे बोला। मैंने एड्रेस डाल दिया तो अगले दिन से मुझे प्रेशियस पर्ल आना शुरू हो गया, और 6 साल मुझे कंटिन्यूअस पर्ल आते गए। किसने भेजा, क्या भेजा, कोई आता पता नहीं है। वो पर्ल काफी ज्यादा वैल्यूएबल पर्ल्स थे, ऐसा मुझे पता चला। तो अब ये सब हो गया। अजीब सी बात फिर से एक ये हो गई है, आज या कल की बात करती हो, कि मुझे उसके साथ लेटर आया, उन्होंने बोला है, पर्ल भी आया, पर्ल के साथ लेटर आया, ये बोलते हुए कि यू आर अ रॉन्ग वुमन, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, और उस जस्टिस के लिए तुम हमको आके मिलो लिसियम थिएटर के थर्ड पोल के पास, और तुम्हारे साथ 2 लोग ला सकते हो, तुम्हारे दोस्त वगैरह, वो पुलिस वाले नहीं होने चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। फिर वो आते कि वो बोलते हैं कि नहीं, पहले शेरलॉक होम पूछते हैं, फिर क्या करना है, बोलते भाई तो पूछना है मैं तुमको क्या करना है, तुम्हारी मदद चाहिए उसके अंदर। तो बोलते चलते हैं। वॉटसन को पूछते हैं, अरे भाऊ जमल का। वॉटसन तो हाँ तैयार हो जाता है, एक पाँव पे पोपटलाल तैयार रहता। तो ये भी तैयार हो जाता। तो फिर वो जाने के बाद वॉटसन तारीफ करता है उसकी। शेरलॉक होम्स बोलता है कि मैंने नोटिस नहीं किया, देखा नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया ज्यादा। और वो बोलता है कि तुम तो मशीन हो, मशीन के जैसे काम करते हो, तुम्हारे पास दिल नाम का औजार है ही नहीं, हाँ दिमाग से काम करते हो तुम हर चीज। तो वो बोलता है कि मैं अगर मेरे क्लाइंट की तरफ ध्यान दूंगा तो शायद मैं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करूंगा। और वो बोलता है लेकिन इस केस में तुम देखो थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा, बोले कोई केस एक्सेप्शन नहीं होता, और मुझे एक्सेप्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज एक्सेप्शंस डिस्प्रूव द रूल, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। वो बोलता है ठीक है, अब तुम ज्यादा बात मत करो, मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ, और तुम तैयार रहो। तो वो जाता है, और शाम को जब वापिस आता है वो शेरलॉक होम्स, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस केस में ज्यादा दम है, क्योंकि वो जाके ये पता करके आता है कि मिस्टर मॉर्स्टन इस शहर में एक ही इंसान को जानते थे, वो थे मेजर शॉल्टो। और वो जो उनको पर्ल आना शुरू हो गया, उनके पर्ल आना शुरू होने का मेजर शॉल्टो के डेथ के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। मतलब उनके डेथ होते ही 2-3 दिनों के बाद पर्ल आना शुरू हो गया। तो वो कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो पक्का कुछ ना कुछ तो उसका रिलेशनशिप है, हमको सिर्फ प्रूव करना है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो हमारा केस पूरा सॉल्व हो जाएगा। वॉटसन बोलता है कि तुमने तो केस पहले ही सॉल्व कर दिया। बोलता है ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। तो फिर उतने में मेरी मॉर्स्टन आती है, मेरी मॉर्स्टन के साथ ये लिसियम थिएटर जाने के लिए निकलते हैं। और लिसियम थिएटर जाते समय रास्ते में वो कुछ और चीजें बताते, जैसे एक पेपर बताते जिसके अंदर एक ऐसा डिजाइन रहता है ना, और उसके ऊपर लिखा हुआ रहता साइन ऑफ 4, है ना, एक नक्शा रहता। वो पेपर ध्यान से देख के शर्लॉक होम्स कहता है कि ठीक है, ये अपने शायद काम में आएगा, ऐसा बोलता है। और ये लोग लिसियम थिएटर जाके पहुंचते हैं। लिसियम थिएटर के पास एक आदमी इनको मिलने आता है, और वहां से इनको लेकर लंदन के बाहर सबर्बन एरिया में लेके जाता है, जहाँ पे ऐसे कच्चे मकान, पक्के मकान ऐसा लाइन से लगे हुए रहते। वहां पे जाते तो एक पुराने मकान के सामने इनकी गाड़ी रुक जाती। वहां पर एक अच्छा ड्रेस वाला नौकर आता है,
तो इनको देख के आश्चर्य होता है कि वाह, इतनी छोटी सी घर में इतना अच्छा ड्रेस वाला नौकर है, मतलब इनके पास काफी ज्यादा माल होगा। जैसे बड़ी सड़क में ऐसे जनरली होता है कि घर ऐसा लकड़ी का दरवाजा वगैरह दिखता है, लेकिन अंदर एंटर करते ऐसा लगता है कि अलादीन की गुफा में आ गए हम। तो वैसा यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे अपना इंसिडेंट जो है, मतलब जितना एक्सट्रैक्ट दिया है खत्म हो जाता है। ओके, आगे की तो कहानी आपको सबको मालूम है कि फिर वहां से वो थैडियो शाल्टो का घर रहता, फिर वो जाता है बार्थोलोम्यू के यहाँ पे। बार्थोलोम्यू का तब तक मर्डर हो चुका होता है। फिर वो कदमों के निशान वगैरह देखकर वो टॉबी को बुलाते हैं, है ना। टॉबी सूंघते सूंघते थेम्स रिवर के किनारे पे जाते हैं, है ना। फिर वहां पे ऑरोरा नाम की शिप का पीछा करने लग जाते। उनको जल्दी वो शिप मतलब बोट मिलती नहीं है ना। स्टीम बोट मिलती नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद आखिर में वो बोट मिल जाती उनको, और फिर वो बोट का पीछा करते। फिर बोट में जोनाथन स्मॉल और टोंगा रहते। फिर टोंगा उनको ऐसा मुंह से तीर मारता रहता है। हाँ, काटे मार बंदा रहता हो, तो मुंह से कांटा फेंक के मारता रहता। पर वो कांटा मारता तो गोली मार देते बेचारे को। और वो डुबुक करके फिर गिर जाता और मर जाता। और आखिर में ये जोनाथन स्मॉल को पकड़ते। स्मॉल आके फिर अपनी पूरी कहानी बैकग्राउंड में बताता कि कैसे, हाँ, कैसे इंडिया में था। इंडिया में फिर कैसे उसको चार लोग मिले। कौन कौन थे वो? दोस्त अकबर, अब्दुल्ला खान, मोहम्मद सिंह। कहाँ पे गए वो? हाँ, इधर है। तो मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर और जोनाथन स्मॉल, ये चौथा। ये चारों का, हाँ, दोस्त अकबर, वही। ये चारों मिलके नहीं लूट लेते, क्योंकि वो जो आया बंदा उसको मार के और साइन करते कि चारों में बांटेगा। हाँ, कद्दू कटेगा। चारों में बटेगा। तो ये चारों उसको डिवाइड करने का फैसला करते, लेकिन मालूम पड़ जाता है कि मर्डर इन्होंने क्या पकड़ के लेके जाते हैं। वो पूरा फिर कहानी है। फिर अंडमान में मैंने बताया आपको क्या क्या होता है। तो ये सब पूरी कहानी है आगे की। तो इस तरह से ये चार नॉवेल्स आपके, स्टोरीज याद रखो। और आंसर लिखते समय ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके। अब जैसे अ, अ, 10 मिनट है अपने पास, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अबाउट वन मोर थिंग, ताकि फिर कल हमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक आई विल बी अवेलेबल एट ऑफिस। जिनको डाउट्स वगैरह है वो आप आ सकते हैं डाउट्स वगैरह पूछने के लिए 10 से 1 के बीच में। ओके। कुछ पेपर जैसे मैंने आज लाए हुए हैं, बाकी पेपर्स कल अवेलेबल रहेंगे। कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ, कहाँ से आवाज आई? तो वैसे पेपर आपको मिल जाएंगे सबके। दूसरा, मतलब ये जो एक चीज बाकी रही वो है अनसिन पैसेज। ओके, क्योंकि अनसिन पैसेज टोटल इसकी वैल्यू है 18 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 16 16 14 अपने हो गए, है ना। तो एक सीन पैसेज हो गया, टोटल वो भी 16 मार्क का है, सीन पैसेज और ग्रामर। ओके। एक 18 मार्क का अनसिन पैसेज वगैरह रह गया है। अनसिन पैसेज में ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व करने में। जिनको इंग्लिश पढ़ने आती, इंग्लिश समझती, उनको कोई दिक्कत नहीं आती।
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर जब चेक कर रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ लोगों के आंसर्स इतने अजीब है कि इनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, ऐसा लग रहा है। क्या पढ़े क्या नहीं, किसी की आइडिया नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए जिनको पढ़ने आता है, समझता है, लिखना जम जाता है ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहले तो अनसिन पैसेज सॉल्व करने से पहले एक लंबी सांस ले लेना। अब नहीं, उतावल न हो रहा है। वहां पे एक लंबी सांस लेना और पहले क्वेश्चंस पढ़ के निकालना। A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस पढ़ के निकालना। एक बार नहीं, 2 बार क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ के हो गए तो गो टू पैसेज। अगर आपको सेकेंड टाइम क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो सेकेंड टाइम क्वेश्चंस पढ़ते समय 1 2 3 इतने 3 क्वेश्चंस पढ़े तो भी चलता, मतलब 4 5 6 नहीं पढ़े तो भी चलता। क्योंकि 1 2 3 ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहता ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। सेकंड कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल रहता, थर्ड इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन रहता, चौथा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, मन से लिखना है। पांचवा ग्रामर है, मन से लिखना है। छठा वोकेबुलरी है, उसको पैसेज का उतना संबंध नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। तो मेन पैसेज में से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, A1 A2 A3। वो फिर से पढ़ो, लगे तो 2 बार 3 बार पढ़ो। अब पैसेज पढ़ना शुरू करो। ओके। और जो जो आंसर आपको मिलते जाएंगे उसके आंसर टिक करते जाओ या लिखते जाओ, पैसेज सॉल्व हो जाएगा आपका। जो नहीं आया उसके ऊपर कोई दया माया नहीं दिखाना है, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं आया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कंपलसरी है ना, ऑप्शंस तो नहीं है अपने लिए, इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आया जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। इतना काम आपको करना है। जगह छोड़ो मतलब जितनी कितनी वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेगा वो देखो। अगर 50 वर्ड में लिखने के लिए बोला है तो 2 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ो। ओके, एंड यू कैन मूव ऑन। और आंसर लिखने के बाद जगह खाली भी अगर रह गया, समझो आपने 8 लाइन छोड़ दिए, आंसर 4 ही लाइन में लिख के आ गया या 2 ही लाइन में लिखा, 6 लाइन ब्लैंक रह गए तो इट इज नॉट अ क्राइम, कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए ज्यादा जगह छोड़ो और सॉल्व करते जाओ। पैसेज इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। और अगर एक आध क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो 10 10 बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो टाइम बचाओ और उसको सेव करो। लास्ट में जब सब पूरा हो जाएगा ना, तब आओ इधर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि पैसेज पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नहीं आया, और आपने सर्च किया फिर भी नहीं आया, सर्च किया फिर भी नहीं आया, और फिर कुछ ना कुछ चलो लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। टाइम भी गया, मार्क भी गया। नहीं आया ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके। फिर उसके बाद इट कम्स टू समरी। समरी का क्वेश्चन देखो 3 मार्क का रहता है। समरी लिखते समय कुछ कुछ बातें स्पेशली ध्यान रखना। टाइटल, अगर आपने समरी लिखा भी नहीं, कुछ ना कुछ तो फतुर मथुर टाइटल भी दे दिया, तो आधा मार्क तो मिल जाता आपको। तो टाइटल देना भूलना मत। दूसरा, समरी में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके। समरी लिखने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि पैसेज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया आपने, अब आंखें बंद करके जो जो याद आता है लिख दो। पैसेज के बारे में लिखेंगे ना, खत्म। तो पैसेज के बारे में थर्ड पर्सन में लिखो। ऐसा भी लिखे तो समरी बन जाती, क्योंकि जो जो याद आया वो पक्का इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए याद आया, है ना। तो फिर यू कैन राइट द समरी इजीली। एक चीज है। ओके। दूसरा, समरी लिखने का तरीका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के आंसर्स आप जमा करके भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका, आप पैसेज में से इरसल इरसल ऐसे 4 5 सेंटेंसेस ढूंढ के निकालो, है ना, लिख के निकालो। आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं आप, या ग्रामर करके भी लिख सकते हैं, एक्टिव का पैसिव करके, पैसिव का एक्टिव करके, डिग्री चेंज करके, डायरेक्ट डायरेक्ट करके भी अगर आपने लिखे ना, तो भी इट इज एज गुड एज समरी। टीचर को मालूम पड़ा तो 2 मार्क मिलेंगे, नहीं मालूम पड़ा तो 3 मार्क मिलेंगे, दूसरे के चांस ज्यादा है। तो इसके लिए लिखो। ओके। पर ड्रॉप मत करो। अगर आपको समरी, कुछ कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन नंबर 2,
ये समरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया आपने। समरी में पैसेज में से जैसे के वैसे 4-5 सेंटेंस भी उतारे ना तो भी काम चल जाता। कुछ ना कुछ तो मार्क्स देंगे आपको। तो कॉपी करने के मार्क्स भी छोड़ रहे हैं आप लोग, अजीब है। अब समरी के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट समरी में दो चीजें होती है देखो, आपकी समरी में पूरा मार्क्स स्कोर करना है तो। ओके, सबसे पहला है टाइटल, क्योंकि टाइटल अगर आपने नहीं दिया ना, टिक 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 2 मार्क। अच्छा, 2 मार्क कब देगा, जब उसकी साइज प्रॉपर रहेगी। कुछ लोगों की समरी पैसेज से बड़ी है, समरी है वो। ओके, समरी ऐसा कहा जाता है, समरी 1/4 में होना चाहिए, एक्चुअली 1/3 में लिखना होता है, लेकिन टेक्निकल समरी 1/4 होती है। आपको बोर्ड में 1/4 बोला है, यही अगर फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा ना तो आपको समरी बोलूंगा 1/4 में, और वहां पे जो प्रेसी राइटिंग 1/3 होती है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर समरी में आपको क्या करना है, 1/3 लिखना है, इसके लिए वर्ड्स काउंट करना है, ये पक्का करना है। कुछ लोगों ने नहीं किया है काम, आसान काम है, सिर्फ याद रखना आपको कि आपको ये करना है। पैसेज फर्स्ट लाइन के वर्ड्स काउंट करो, टोटल वर्ड्स लाइन्स काउंट करो, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। और ये वर्ड्स मोस्टली रहेंगे 250 से 300 के बीच में, बहुत हो गया, 250 के आसपास रहेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो आपको 70 to 80 वर्ड्स में समरी लिखनी पड़ सकती है, या 80 to 100 तक बहुत हो गया, समरी लिखनी पड़ सकती है। 80 to 100 वर्ड्स के लिए कितने लाइन लगते हो देखो। ओके, आप समझो एक लाइन में अगर आप 7 वर्ड्स लिखते हैं तो 11-12 लाइन्स आपको लगेंगे। 11-12 लाइन्स काउंट करके ऐसा मार्क करके रखो, जिसके आगे जाना नहीं है तो वहां तक जो जो पैसेज के बारे में याद आता है वो लिख के निकालो। साइज मैटर्स। ओके, क्योंकि मैं वही बोला, सबसे पहले क्या दिखता है, टाइटल दिखता है, वेरी गुड टाइटल है। दूसरी चीज क्या दिखती है, साइज क्या है, क्योंकि देखते ही समझ में आता है कि यार इसने तो कितने वर्ड्स लिखे देखो, क्योंकि आपके 1.5 पेज तक समरी गई हुई है। मतलब एक अगर पेज देखा जाए तो एक पेज में हम कम कम माने तो 20 लाइन भी अगर पकड़ते हैं, 20 लाइन और इधर और 10 लाइन, 30 लाइन, 30 × 6, 180, 180 वर्ड्स की समरी। कुछ कुछ की तो 200 वर्ड्स की भी समरी हो जाती है। मतलब किया क्या है आपने फिर। तो क्रैश कोर्स और बड़ा कोर्स सेम थोड़ी ना होता है ना। तो इसके लिए वर्ड्स काउंट करो, याद रखो, ये सिर्फ याद ही रखने की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। समरी लिखने में मैं बोला काउंट करके लिखो, इतने वर्ड्स के इतने वर्ड्स में समरी लिखना, 1/3 में समरी लिखना, फिर भी भूल जाते हैं एन वक्त पे। इसका रीजन ये है कि एग्जाम को आने से पहले हम रिवाइज करके नहीं आते, ये सबसे बड़ा रोग हमको है। जो जो पढ़ाया एक ही चीज हमेशा हम करते हैं, सर इस बार ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अगली बार देखना सर, पक्का पक्का करेंगे, खुद को ही प्रॉमिस करते अगली बार अच्छे से देंगे, और अगली बार कभी नहीं आता। और याद रखो, अब मैं खुद आपको बोलता हूँ, बोर्ड के एग्जाम है, अगली बार नहीं आना चाहिए आपके लिए। आप मुझसे ये मत बोलो सर अगली बार पक्का करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप ना बोले ऐसा, एक ही बार में निपटा दो। इसलिए जो जो पॉसिबल है अभी करो। एग्जाम को जाने से पहले जो जो पढ़ाया गया है सब पढ़ाया गया है आपको, सब काम की चीज पढ़ाई गई है, सब पक्का पढ़ो, टाइम शेड्यूल करके पढ़ो। ओके, अगर नहीं करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। ओके, ऐसे समरी हो जाएगी, राइट। फिर माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में कुछ लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीका यूज किया हुआ है, सिंपल इन द सेंस की निपटा दिया है उसको, मतलब बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक, सारी चीजें लिखी। तो थोड़ा बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक जब लिखते हैं ना, थोड़ा सा उसको बड़ा करो ना। मतलब बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक आप लिखेंगे तो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ऐसा करो ना।
मतलब व्हेन यू राइट द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक हियर, इसको अच्छे से ड्रॉ करना। ओके, तो ऐसे दो तीन अलग अलग लेयर्स बनाओ। मतलब प्रोफेशन पे क्या असर पड़ता है वो बताओ, माइंड पे क्या असर पड़ता है वो बताओ, डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है वो बताओ, प्रोफेशन में करियर क्या क्या बना सकते वो लिखो। थिंक, थोड़ा सा सोचेंगे तो और अच्छा लिख पाएंगे आप। हेलो। तो थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे ना, तो अच्छे से लिखो, बड़ा लिखो। इससे क्या होगा मालूम है क्या? अपने बड़ा भी लिखा है, अच्छे से भी लिखा हुआ है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बड़ा लिखा है, वेरी गुड। अच्छे से भी लिखा है, पढ़ो या ना पढ़ो, अच्छे से लिखा मतलब बराबर लिखा होगा, 3 मार्क। दूसरा, अच्छे से नहीं लिखा लेकिन बड़ा लिखा है, एग्जामिनर क्या लगेगा, लिखा तो है बंदे ने, मेहनत तो किया है, लेकिन अच्छे से नहीं लिखा है, चलो 2.5 मार्क। आपने छोटा लिखा है, 4 ही पॉइंट्स है, उसको तो एक नजर में पढ़ने में आ रहा है, मेहनत नहीं किया है, 1 मार्क। तो सिंपल है, आप मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे, ये भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अभी प्रैक्टिस के एग्जाम में देखने को मिला है, हम कुछ ना कुछ करके निपटा देंगे। ठीक है, आप भी निपटाओ, हम भी निपटाते हैं। 4 पॉइंट्स पढ़ने को कितने सेकंड लगते हैं? बहुत हो गया, 2 सेकंड, खत्म। एक ही सेकंड में हो जाता काम, टिक टिक, 1 मार्क। तुम कम मेहनत करेंगे तो तुमको अच्छे मार्क्स कैसे क्या मिलेंगे? सिंपल सी बात है। एक पूरा पेज यूज करो ना, 3 मार्क्स है, 3 मार्क बहुत वैल्यूबल होते, 3 मार्क्स, राइट। अब समझ में नहीं आता है, जब तक चीजें हाथ में होती है ना हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसकी वजह से अड़ जाता ना, तो हमको दिक्कत समझ में आती है उसकी, यार 1 मार्क की क्या वैल्यू है, तब समझ में आता है। ओके, तो थोड़ा सा मेहनत करो, सोचो, और फिर माइंड मैप्स बनाओ। एक पेज पूरा भर के बनना चाहिए ऐसा देखो, पूरा पेज भर के तो मत बनाओ, लेकिन भरा हुआ लगना चाहिए। इस तरह से बड़ा वाला बनाएंगे ना, अलग अलग लेवल करके, तो 3 मार्क मिलेंगे। फुकट में मार्क्स मिलने की उम्मीद मत करो। अगर आप अटेम्प्ट कर ही रहे ना, तो गो होल हार्टेडली। ठीक है, अभी प्रैक्टिस एग्जाम नहीं रहेगी, आपकी बोर्ड की एग्जाम रहेगी, तो डू योर बेस्ट। ओके, आई होप यू विल डू। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और अपने मुझे ट्रस्ट किया। ए छोटू, इधर बैठ, इधर आओ, इधर इधर आओ। हाँ, भागते भागते आया बच्चा, थोड़ा लाइट लगाओ ना, आ जाओ 1 मिनट, फोटो निकालना है। हाँ, अरे फोटो निकालने में हमारा, फोटो निकालने को आता क्या? मैं वही बोल रहा, भागते भागते आया बच्चा। 1 मिनट, 1 मिनट, नॉर्मली, हाँ फोटोज की है ना, वो डोर लगाओ ना। वही होता है, मैं बुलाया तो बच्चों को लगता है कि पनिशमेंट के लिए बुलाया क्या। क्या क्या? हाँ, टेबल पे खड़े हो जाओ बेटा, थोड़ा ऊपर खड़े रहो, आप कहाँ कोपरे में गए, आ जाता है वो, वहां पे एरो है ना साइड में, आगे भाई, गिरशिल रे। अरे वो उस साइड का एरो 3 वाला दबाओ ना, उधर है ना, वाइड एंगल। हाँ, अच्छा है ना। 1 मिनट, हाँ। दो दो निकाले तो भी चलता। अरे क्या अभी, और 2 4 निकालो ना। देखो बच्चे कितने शांत बैठते ही है। चलो, थैंक यू, थैंक यू।
यस, थैंक यू। एक्चुअली सारे टीचर मेरा नाम लेके बच्चों को सिर्फ डराते रहते। हाँ, हेलो। तो तो एग्जाम अच्छे से दो। और सेंटर कहाँ कहाँ पे आए? अच्छा, जेईएस में कितने लोग हैं? मैं। ओके। और जैन मराठी में? ओके, चलो ठीक है। सबको। हाँ, कुछ बोल रहे? ऑल द बेस्ट सबको। नहीं नहीं, वहाँ पे हमारे एक बाबा है, हमारे मित्र, वो लेके जाते हैं हमको, चलो सेंटर पे, चलो सेंटर पे। हमारे दीपक सर प्यारे, तो लेके जाते हैं। हाँ, एनीवे, मैं बोल रहा था कि थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया कि 12th में आपको पढ़ा सकता हूँ। एंड आई होप कि आई डिड माई बेस्ट। आप सबको इसके आगे आपकी ट्यूशन सिर्फ अभी जो जो बच्चे फाउंडेशन में है उन्हीं से मुलाकात होगी मेरी। बाकी लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो जो आप डिजर्व करते हो सब मिले, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन बच्चे वगैरह है तो हमारा 8 9 10 का एडमिशन चालू है, तो उनको भेज सकते हैं। सो इंक्वायरी। हाँ। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल और परसों जो रिवीजन मैंने लिया वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। हाँ, वो देखो, जरूरत पड़े तो शेयर करो, बस। ओके। तो कुछ कुछ लोगों के पेपर जो बाकी थे, बाकी लोगों के तो कल मिलेंगे, मैं वो देता हूँ। अक्षय पांगारकर, परम नाथानी 40। ये थर्ड प्रीलिम के कुछ पेपर्स है। तनुज 55। मेहुल खडेकर, आयुष ठक्कर 19। यश बंसिले 8। सोहानी 51। समीर जैन 57। तेजस रुनवाल, अच्छा लिखा है, 59। पेपर तो अच्छा लिखा है, नखरे कहां से सूझते इतने? भगवान टकली भी देगा। साक्षी राठौड़ 54। मीत अग्रवाल 41। प्रांजल गेली, रुचि रायबाकर, अच्छा लिखा है आपने, 56। अनुज रेदास ने नहीं लिखा है, 35। अनुराग तोष्णीवाल 23। अनुष्का पंच, अच्छा लिखा है, 58। संदेश गेली, गेला, गेले, संदेश 16। मोहम्मद आयान शेख, प्रतीक क्षीरसागर 29। कार्तिक 19। नेमलेस, पता नहीं कौन है ये ऐसे हैंडराइटिंग देखो, कार्टून कौन है? आदित्य का है क्या? हाँ, मिलते क्या आपको? 10। रहने दो फिर। आरजो बढ़ जाते, 49। आयशा पठान नहीं है। अर्जो 49 है। स्नेहा चौहान, प्रगति रुनवाल 30। मेहुल खरडेकर, दोनों भी नहीं आए क्या? सुहानी, अच्छा ये सब रिपीट हो रहा है अभी।
ओके, तो बाकी के जो है सब पेपर कल मिल जाएंगे। और आपको जो भी डाउट्स है आप मैसेज करो मुझे कि आप आने वाले 10 से 11, 10 से 1 तो रहूंगा यहाँ पे मैं। मैसेज करो, डाउट्स मैसेज करो तो तैयारी करके रखो थोड़ी सी मैं, मुझे डाउट सॉल्व करने ये वाले। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।